चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 1 है चैप्टर का, जहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम बात करते हैं अबाउट द एनर्जी एंड इट्स एक्सचेंज इन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल फॉर्म्स। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं एनर्जी के बारे में, साथ में एनर्जी के एक्सचेंज के बारे में, जो कि आपके पास बहुत सारे फिजिकल और केमिकल फॉर्म में हो सकता है। अब अगर आपको यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को समझना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, जो आपके पास इस चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम किसे कहते हैं। आपके यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके ऊपर आप अपना थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसे आप सिस्टम कहते हैं। और यूनिवर्स का बाकी बचा हुआ पार्ट को आप सराउंडिंग कहते हैं। तो सिस्टम का मतलब क्या हो गया? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर द थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके ऊपर आप अपना थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करें, उसे आप सिस्टम कहते हैं। और जो आपके पास यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट होता है सिस्टम के अलावा, उसे आप यहाँ पे सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास कोई भी थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें आप अपने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका एक पार्ट सिस्टम कहलाता है, जो कि आपका यूनिवर्स का वो पार्ट होता है जिसके ऊपर आप अपना थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करते हैं। और जो आपका सराउंडिंग होता है वो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स होता है सिस्टम के अलावा। जनरली ऐसा देखा जाता है, जो आपका सराउंडिंग का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट हम समझते हैं बाउंड्री का मतलब क्या होता है। बाउंड्री आपके पास इंटरफेस होता है जो कि आपको सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। तो आपका बाउंड्री का डेफिनेशन क्या है? आप कह सकते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, जिसके एक साइड आपके पास सिस्टम होगा और दूसरे साइड आपके पास सराउंडिंग होगा। बेसिकली बाउंड्री आपके पास एक इंटरफेस होता है जो कि आपके सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हर थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन के वक्त आप यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिस्टम एक सराउंडिंग, तो जो बाउंड्री आपके पास होता है वो आपका सिस्टम का ही पार्ट कंसिडर किया जाता है। तो हर थर्मोडायनामिक ऑब्जर्वेशन में आप यूनिवर्स को डिवाइड करते हैं सिस्टम में और सराउंडिंग में, और आपके पास कोई भी टाइप का एक्सचेंज होता है आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो आपके पास बाउंड्री के थ्रू ही होता है। अब बाउंड्री आपके पास मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है। बाउंड्री आपके पास रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। बाउंड्री आपके पास डायाथर्मिक भी हो सकता है, एडियाबैटिक भी हो सकता है। तो क्योंकि आपके पास बाउंड्री बहुत सारे टाइप का हो सकता है, तो आप यहाँ पे सिस्टम को भी काफी सारे टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम का आपके पास मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि मैटर का एक्सचेंज भी कर पाए, साथ साथ एनर्जी का एक्सचेंज भी कर पाए। अब आपको समझ आना चाहिए, मैटर एक्सचेंज करने के लिए आपके सिस्टम का कम से कम एक वॉल इमेजिनरी होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम के पास सारा रियल वॉल्स है तो आपका सिस्टम कभी भी मैटर का एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। अगर हम चाहते हैं हमारा सिस्टम मैटर का एक्सचेंज करे, तो उसके पास कम से कम एक वॉल इमेजिनरी होना चाहिए। अब एनर्जी एक्सचेंज का आपके पास दो तरीका होता है, या तो आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, या तो आपका एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हम चाहते हैं हमारा एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो, तो उसके लिए जो आपका बाउंड्री होना चाहिए सिस्टम का, कम से कम आपका एक बाउंड्री मूवेबल होना चाहिए, राइट। और अगर आप चाहते हैं आपका एनर्जी एक्सचेंज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो आपका सिस्टम का कम से कम एक वॉल आपका डायाथर्मिक होना चाहिए, मतलब उसके थ्रू आपका हीट पास कर पाए। ये आपको समझ आना चाहिए। तो आपके पास ओपन सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है जहां पे आपका मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता है, साथ साथ आपके एनर्जी का एक्सचेंज भी हो सकता है। मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहते हो यहाँ पे आपके मैटर का एक्सचेंज हो, यहाँ पे आपके पास कम से कम एक वॉल आपका इमेजिनरी होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपके पास कोई भी ओपन कंटेनर होगा जिसके ऊपर आप अपना थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करेंगे, वो आपका ओपन सिस्टम के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। जो आपका क्लोज सिस्टम होता है वो आपका एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता है। अब क्योंकि आपका क्लोज सिस्टम मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका क्लोज सिस्टम का जितना भी वॉल्स है, या कह लो जितना भी बाउंड्री है, सब आपके पास रियल है ना।
अगर आपके पास क्लोज सिस्टम में एक भी इमेजिनरी बाउंड्री प्रेजेंट होता तो उस केस में तो आपके मैटर का एक्सचेंज हो जाता ना, लेकिन हमने क्या डिफाइन किया है, हमने बोला है क्लोज सिस्टम आपका कभी भी मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता है। इसका मतलब डेफिनेटली आपका क्लोज सिस्टम में जितना भी आपका वॉल्स होगा सब आपका रियल वॉल होगा, और साथ में आपका क्लोज सिस्टम एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है। अब वो जो आपका एनर्जी का एक्सचेंज है वो आपका हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आपके क्लोज सिस्टम का सारा वॉल्स आपके पास रियल होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बच्चों के मन में एक मिसकॉन्सेप्शन बैठ जाता है जब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर होगा जिसके ऊपर आप अपना थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन परफॉर्म करेंगे, वो आपके पास क्लोज सिस्टम के कैटेगरी में आएगा। बात आपकी सही है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि क्लोज्ड कंटेनर आपके पास दो टाइप का हो सकता है, एक आपका क्लोज्ड रिजिड कंटेनर हो सकता है, एक आपका क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर हो सकता है। आपका क्लोज्ड रिजिड कंटेनर का मतलब होता है कि आपके कंटेनर का सारा वॉल्स रियल है, साथ में आपके कंटेनर का सारा वॉल्स इमूवेबल है। और आपका क्लोज्ड नॉन रिजिड कंटेनर का मतलब होता है आपके कंटेनर का सारा वॉल्स रियल है, लेकिन आपके कंटेनर में आपका कोई ना कोई एक मूवेबल वॉल प्रेजेंट है। बात समझ आ रहा है? तो आपका दोनों ही आपके क्लोज सिस्टम के कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं क्लोज्ड रिजिड सिस्टम की बात करूं, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा वॉल्स रियल है, यहाँ पे आपका मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अब आप पूछेंगे वर्क का एक्सचेंज यहाँ पे कैसे होगा? देखिए यहाँ पे आपका सारा वॉल्स इमूवेबल है, इसका मतलब यहाँ पे आपका वर्क का एक्सचेंज नहीं हो सकता, राइट। मतलब यहाँ पे आपका एनर्जी का एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका एनर्जी का एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क हो, उसके लिए आपका कम से कम एक मूवेबल वॉल प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास कोई भी मूवेबल वॉल प्रेजेंट नहीं है, आपके कंटेनर का सारा ही वॉल्स आपका इमूवेबल है। इसका मतलब ये आपका एनर्जी का एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क नहीं कर पाएगा। तो फिर ये एनर्जी का एक्सचेंज कैसे शो करेगा? ये एनर्जी का एक्सचेंज शो करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका कंटेनर का वॉल्स होगा ये आपके पास डायाथर्मिक होगा, जो कि अपने थ्रू हीट का पैसेज अलाउ करेगा, जिससे यहाँ पे आपका एनर्जी का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास क्लोज रिजिड सिस्टम होता है ये आपके पास क्लोज सिस्टम के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसका सारा वॉल्स रियल है, तो यहाँ पे आपका मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। साथ में यहाँ पे आपका सारा वॉल्स इमूवेबल है, तो आपका एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आपका वॉल्स क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे डायाथर्मिक कंसिडर करेंगे, मतलब कि यहाँ पे आपका वॉल्स के थ्रू हीट का पैसेज अलाउ होगा, तो यहाँ पे आपका हीट का एक्सचेंज हो सकता है, तो ये आपका एनर्जी का एक्सचेंज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं आपके क्लोज्ड नॉन रिजिड सिस्टम के बारे में। जो आपका क्लोज्ड नॉन रिजिड सिस्टम है, इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहली बात आपका सारा वॉल्स रियल है। अगर आपका सारा वॉल्स रियल होता है तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे आप कह सकते हैं मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सारा वॉल्स रियल है, और हम जानते हैं कि मैटर का एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास कम से कम एक वॉल इमेजिनरी होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात। और देखिए आपको दूसरा बात यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि ये आपका नॉन रिजिड सिस्टम है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आपके पास कम से कम जो आपका एक वॉल होगा वो आपका मूवेबल होगा, राइट। तो अगर आपके पास यहाँ पे मूवेबल वॉल प्रेजेंट है तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में ये जो आपका सिस्टम होगा ये आपका एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। और साथ में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम क्या कंसिडर करते हैं, जो आपका वॉल्स है वो आपका डायाथर्मिक है, इसका मतलब अपने थ्रू हीट के पैसेज को अलाउ करेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका एनर्जी का एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क भी हो सकता है। तो आपका इस पर्टिकुलर केस में आपके एनर्जी का एक्सचेंज हीट के फॉर्म में भी हो सकता है और एनर्जी का एक्सचेंज वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है, ये भी आपका क्लोज सिस्टम के कैटेगरी में आ जाएगा। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं, कभी भी आप यहाँ पे क्लोज सिस्टम को इमेजिन करें तो आप बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, हमेशा आप क्लोज्ड रिजिड सिस्टम को इमेजिन करते हैं। लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि क्लोज सिस्टम का मतलब ये नहीं कि वो क्लोज्ड रिजिड सिस्टम हो, वो आपका क्लोज्ड नॉन रिजिड सिस्टम भी हो सकता है, वो आपके पास एक पिस्टन फिटेड वेसल भी हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। ये आपके पास मैटर का एक्सचेंज भी नहीं कर सकता है, साथ साथ एनर्जी का एक्सचेंज भी नहीं कर सकता है। और जब मैं कहता हूं ये एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेगा, इसका मतलब ये एनर्जी का एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क भी नहीं करेगा, साथ ही एनर्जी का एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट भी नहीं करने वाला है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके मैटर का एक्सचेंज ना हो तो क्या तरीका है मैटर के एक्सचेंज को रोकने का, कि आप यहाँ पे क्या करिए, सारे वॉल्स को रियल कर लीजिए। अगर आपका सारा वॉल्स यहाँ पे रियल होगा तो आपका मैटर एक्सचेंज हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट आप चाहते हैं यहाँ पे आपका एनर्जी एक्सचेंज भी ना हो। अगर मैं चाहता हूं मेरा एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्क ना हो, मैं क्या करूं? आपको पता है कि आपका वर्क के फॉर्म में एक्सचेंज तभी पॉसिबल है जब आपका कम से कम आपका एक वॉल मूवेबल हो। तो अगर आप यहाँ पे सारे वॉल्स को इमूवेबल बना देंगे तो आपका वर्क एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे रोकना है आपका एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपका हीट एक्सचेंज ना हो, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर एक थर्मल इंसुलेशन का कोटिंग लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा आपका वॉल्स के थ्रू, और आपका यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में ये आपका बिहेव करेगा एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आइसोलेटेड सिस्टम को इमेजिन करना है या फिर उसका एग्जाम्पल चाहिए, तो जो आपके पास क्लोज्ड रिजिड वेसल होगा जिसके ऊपर आप एक थर्मल इंसुलेशन का कोटिंग लगा देते हैं, तो वो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम के कैटेगरी में आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए, जो आपका थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स होता है वो आपका बिहेव करता है एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करके आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए आपका थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स आपका आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि आपका थर्मोडायनेमिक यूनिवर्स किसी से एक्सटर्नली इंटरैक्ट नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। आपको समझ आना चाहिए यहाँ पे आपके पास तीन टाइप का इक्विलिब्रियम होता है। एक आपका थर्मल इक्विलिब्रियम होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, एक आपका मटेरियल इक्विलिब्रियम होता है जब आपका अमाउंट कांस्टेंट हो जाता है, एक आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है जब आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। और जब आपका ये तीनों टाइप का इक्विलिब्रियम एक साथ एस्टैब्लिश हो जाता है तो आप बोलते हैं जो आपका सिस्टम है वो आपका थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, या फिर आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका सिस्टम यहाँ पे एक स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, स्टेट फंक्शन आपके पास मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है जो कि आप एक सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हो जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है। तो कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जो कि आप एक सिस्टम के लिए डिफाइन कर सकते हो जो कि एक स्टेट में प्रेजेंट है, जो कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, उसे आप कहते हो स्टेट फंक्शन। एक पर्टिकुलर स्टेट पे जो आपका वैल्यू होता है स्टेट फंक्शन का वो आपके पास फिक्स्ड होता है, और जब आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है वो तभी पॉसिबल जब सिस्टम अपना एक या एक से ज्यादा स्टेट फंक्शन के वैल्यू को चेंज करे। बात समझ आया कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास यहाँ पे अगर आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेजेंट है तो उसका जो भी स्टेट फंक्शन का वैल्यू होगा वो आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, और वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव नहीं करता, और वो भी गारंटी नहीं है कि चेंज हो। ठीक है, अगर आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है तो या तो वो अपने कोई एक स्टेट फंक्शन के वैल्यू को चेंज कर ले या फिर वो अपने कोई एक से ज्यादा स्टेट फंक्शन के वैल्यू को चेंज कर ले। ठीक है, तो आपके पास मास हो गया, मोल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब आपके पास स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पाथ फंक्शन के बारे में। पाथ फंक्शन आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्वांटिटी होता है जो कि आपके पास डिफाइंड होता है पाथ में, और ये आपके पास डिपेंड करता है पाथ फॉलोड के ऊपर। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी आप पाथ के ऊपर डिफाइन करते हो और उसका जो वैल्यू होता है वो आपका पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है, उसे आप यहाँ पे पाथ फंक्शन कहते हैं। आपका दो ही टाइप का पाथ फंक्शन होता है जो आपके पास होता है हीट एंड वर्क। ठीक है, अगर आपके पास एक इनफाइनाइट स्टेप का प्रोसेस है तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आपका एक्स यहाँ पे स्टेट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो dx को हम बोलेंगे स्मॉल चेंज इन x, और उस केस में जब आप यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास डेल्टा x आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब आपके पास x एक स्टेट फंक्शन है तो आपका dx रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन x, और जब आप यहाँ पे सारे छोटे छोटे चेंज इन x को ऐड करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोटल चेंज इन x, जो आपके पास हो जाएगा फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। लेकिन अगर यहाँ पे x आपका एक पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट करता, उस पर्टिकुलर केस में जो आपका dx होता वो आपका बताता स्मॉल वैल्यू ऑफ x, और जब आप यहाँ पे सारे x के छोटे छोटे वैल्यू को ऐड करेंगे आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास आपका x एक स्टेट फंक्शन है तो आपका dx रिप्रेजेंट करता है
स्मॉल चेंज इन एक्स को, और जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स करोगे आपका सारा छोटा छोटा चेंज इन एक्स ऐड हो जाएगा, आपको यहाँ पे टोटल चेंज इन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका x यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है पाथ फंक्शन को, आपका dx रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल वैल्यू ऑफ x को, और उस केस में अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन dx करोगे, अगर आप यहाँ पे सारे छोटे छोटे वैल्यू ऑफ x को ऐड करेंगे, आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी की। आप यहाँ पे मेजरेबल प्रॉपर्टी को दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये आपके पास वो प्रॉपर्टीज होता है जो कि डिपेंड करता है आपके सिस्टम के अमाउंट के ऊपर, मतलब सिस्टम के साइज के ऊपर, ठीक है। जैसे मास हो गया, मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, इसके अलावा आपका हीट कैपेसिटी हो गया, आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, आपका एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, ये सब आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है क्योंकि डिपेंड करता है सिस्टम के अमाउंट के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये आपके पास वो प्रॉपर्टी होता है जो कि आपका डिपेंड नहीं करता है सिस्टम के अमाउंट के ऊपर, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, मोलर मास हो गया, मोलर वॉल्यूम हो गया, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, ईएमएफ ऑफ सेल हो गया। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, कभी भी आप यहाँ पे दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेंगे वो आपके पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक फिनोमिना होता है जिसके थ्रू आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में मूव करता है, ठीक है। याद है हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि जब आपके पास यहाँ पे सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट होता है, जब आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होता है, आप उसके लिए बहुत सारे मेजरेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जब आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है तो वो ऐसा करता है अपने एक या एक से ज्यादा स्टेट फंक्शन के वैल्यू को चेंज करके, ठीक है। तो वो जो आपका फिनोमिना होता है जिसके थ्रू आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है, उसे हम यहाँ पे प्रोसेस कहते हैं। अब आपका सिस्टम जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है वो आपके दूसरे स्टेट में इनफाइनाइट टाइप के प्रोसेस को फॉलो करके जा सकता है, और ये जो आपका इनफाइनाइट टाइप का प्रोसेस होगा या तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा या तो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आप सिस्टम और सराउंडिंग को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में जब आप यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, राइट। और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे आप सिस्टम एंड सराउंडिंग को रिस्टोर कर सकते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में जब आप यहाँ पे अपने ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, ठीक है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सा बात है, आपका यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक स्टेट में प्रेजेंट है, वो यहाँ पे दूसरे स्टेट में जा रहा है। सबसे पहला सवाल, जब आपके पास सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है वो दूसरे स्टेट में क्यों जा रहा है। आपके पास सिस्टम जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है वो दूसरे स्टेट में जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ ड्राइविंग फोर्स है जो कि उस सिस्टम को उस पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जा रहा है, राइट। तो जब यहाँ पे आपका सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ड्राइविंग फोर्स, तो अगर आप यहाँ पे अपने ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो आपका सिस्टम और सराउंडिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर हो जाए, या तो आपका सिस्टम और सराउंडिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर ना हो। अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट पे, और ऐसा करने से आपका सिस्टम और सराउंडिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर हो जाता है, उस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि आपका जो प्रोसेस था वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस था। और अगर आप यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं फिर भी आपका सिस्टम और सराउंडिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर नहीं हो पाता है, उस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं जो आपका यहाँ पे सिस्टम प्रोसेस को फॉलो कर रहा था वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास एक पिस्टन फिटेड वेसल है, उसके अंदर आपके पास एक गैस प्रेजेंट है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जब आपका पिस्टन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब गैस का जो प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर है। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिस्टन के ऊपर छोटा छोटा मास ऐड करना स्टार्ट कर दिया आपने, सच दैट जो आप यहाँ पे मास पिस्टन के ऊपर ऐड कर रहे हैं वो आपके पास एक बहुत ही छोटा मास है, डीएम मास इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल मास है। तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे बहुत ही छोटा सा मास अपने पिस्टन के ऊपर ऐड करेंगे, पिस्टन आपका नीचे मूव करेगा, आपका कंटेनर के अंदर जो गैस प्रेजेंट होगा वो आपका धीमे धीमे कंप्रेस होना चालू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप जो मास ऐड कर रहे हैं बहुत ही छोटा सा मास है, इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल मास है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका चेंज होगा यहाँ पे कंटेनर के वॉल्यूम में वो चेंज बहुत छोटा होगा ना, क्योंकि आप बहुत ही छोटा सा मास ऐड कर रहे हैं, राइट।
और आप ऐसे छोटे छोटे मास को ऐड करते जा रहे हैं, तो आपका पिस्टन यहाँ पे धीमे धीमे नीचे की तरफ मूव करते जा रहा है, आपका गैस यहाँ पे धीमे धीमे कंप्रेस होते जा रहा है, और ये आपका बहुत ही एक स्लो और बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, राइट। बात समझ आ गया। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो कोई भी टाइम इंस्टेंट पे आप अपने प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं ना। आप अगर चाहे तो कोई भी टाइम इंस्टेंट पे अपने सिस्टम और सराउंडिंग को ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर कर सकते हैं। कैसे? कि जो आपने छोटे छोटे मास को ऐड किया है, आप यहाँ पे छोटे छोटे मास को रिमूव कर दो। तो ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है। मान लीजिए यही सिनेरियो आपके पास है, आपके पास कंटेनर में गैस प्रेजेंट है, आपका पिस्टन फिटेड वेसल है, आपने यहाँ पे क्या किया, सडनली एक मास m0 को एक्सटर्नली ऐड कर दिया पिस्टन के ऊपर, तो क्या होगा, आपका एकदम सडनली आपका यहाँ पे पिस्टन नीचे मूव करेगा और सडनली आपका कंटेनर के अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो कंप्रेस हो जाएगा, राइट। ऐसा कुछ होगा। अब उस पर्टिकुलर केस में अगर आप अपने मास m0 को रिमूव भी कर दो तो भी आपका सिस्टम और सराउंडिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर हो जाए, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस वाला केस हो गया। बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपको समझ आ गया होगा, जो आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, आपके पास एक फाइनाइट स्टेप प्रोसेस होगा, ये आपके पास बहुत ही फास्ट होगा, यहाँ पे आपके पास लार्ज डिफरेंस होगा आपके सक्सेसिव स्टेट्स के बीच में। सिंपल सी बात है ना, अगर आपके पास लार्ज डिफरेंस नहीं होता आपके सक्सेसिव स्टेट्स के बीच में, तो यहाँ पे भी आप फिर अपने सिस्टम और सराउंडिंग को ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास लार्ज डिफरेंस होता है अपने सक्सेसिव स्टेट्स के बीच में, तो आप यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को अपने ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर नहीं कर पाते हो जब आप यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो उसके बाद भी, ठीक है। और ये आपके पास रियल प्रोसेस होते हैं जिसको आप अचीव कर पाते हो प्रैक्टिकली। इसमें आपका केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट आपको पता होता है, और आप यहाँ पे ऐसे प्रोसेस को ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हो प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास क्या होता है, ये आपके पास बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ये आपके पास इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिफरेंस होता है बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका दो सक्सेसिव स्टेट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है बहुत ही छोटा होता है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होता है, तो आप यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आप यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स करते हो तो आपका सिस्टम और सराउंडिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर हो जाता है। ये आपके पास हाइपोथेटिकल प्रोसेस होता है, इसका मतलब इसको आप केवल थ्योरेटिकली अचीव कर पाते हो, इसको आप प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपका इनिशियल स्टेट पता होता है, फाइनल स्टेट पता होता है, इसके अलावा आपका कंप्लीट पाथ आपको पता होता है, इसलिए आप इस प्रोसेस को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, राइट। तो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ आनी चाहिए अपने इरिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। सबसे पहली बात, जो आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो आपके पास प्रैक्टिकल प्रोसेस होता है, वो आपके पास रियल प्रोसेस होता है। ऐसे प्रोसेस में केवल आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट का पता होता है, आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आइडिया नहीं होता है, आपको यहाँ पे प्रोसेस के इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में आइडिया नहीं होता है, तो आप ऐसे प्रोसेस को ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेट का भी पता होता है, फाइनल स्टेट का भी पता होता है, साथ में आपको कंप्लीट पाथ का भी पता होता है, और आपको इंटरमीडिएट स्टेट्स का भी आइडिया होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे प्रोसेस को ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस आपके पास हाइपोथेटिकल होते हैं, केवल थ्योरेटिकल टर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपके पास ग्राफिकल प्रोसेस है, ऑल काइंड्स ऑफ ग्राफिकल प्रोसेस, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेस व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ, दे आर रिवर्सिबल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कुछ टर्म्स के बीच में। आपके पास एक टर्म होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक टर्म होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक टर्म होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक टर्म होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैंने देखा है बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन चारों टर्म्स के बीच में। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात आपको समझना है कि रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, राइट। सबका अलग अलग डेफिनेशन होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊं तो जितने भी आपके पास प्रैक्टिकल प्रोसेस होते हैं वो सब आपके पास क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है? बिल्कुल है। क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है? बिल्कुल है। तो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन और आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों आपका यहाँ पे
इरिवर्सिबल प्रोसेस के कैटेगरी में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों, क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल प्रोसेस है, दोनों आपके पास इरिवर्सिबल प्रोसेस के कैटेगरी में आएंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस केवल आपके पास थ्योरेटिकल प्रोसेस होता है, ये आपके पास केवल थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सम कॉमन प्रोसेस के बारे में, जो कि आपको अपने क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली दिखेंगे। सबसे पहला आपका होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर आपका थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, मतलब आपका dt का वैल्यू 0 होता है। टेम्परेचर आपका यहाँ पे क्या है, स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब dt क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, ये आपका 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। अगर आपका कोई ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में टेम्परेचर का वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझ आना चाहिए। कभी भी मैं कहता हूं डेल्टा टी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इनिशियल स्टेट पे जो आपका टेम्परेचर का वैल्यू है, फाइनल स्टेट पे जो आपका टेम्परेचर का वैल्यू है, दोनों वैल्यू आपके पास सेम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपका टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट था, ये नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस तभी कहेंगे जब आपका थ्रू आउट द प्रोसेस आपके टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट हो, जब आपके dt का वैल्यू 0 हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। इसमें क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, यहाँ पे आपका dp का वैल्यू 0 होगा। ऐसे आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, आपके dv का वैल्यू 0 होता है। और ऐसे यहाँ पे आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोसेस आपके पास कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होता है, आपका स्मॉल वैल्यू ऑफ हीट एक्सचेंज 0 होता है। और ऐसे ही हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है, अगर आपका सिस्टम एक सीरीज ऑफ प्रोसेस को अंडरगो कर रहा है, जहां पे फाइनली आपका सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है, ऐसे प्रोसेस को आप कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मतलब कि आपका सिस्टम यहाँ पे अंडरगो कर रहा है एक सीरीज ऑफ प्रोसेस, और आपका क्या होता है, यहाँ पे फाइनली आपका सिस्टम यहाँ पे इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है, इसे आप यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है, तो जो आपका नेट चेंज होता है आपके स्टेट फंक्शन में, वो आपका यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा 0 के बराबर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। जो आपके पास कोई भी सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी होता है, ये आपके पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कोई भी सब्सटेंस के लिए जो आपके पास हीट कैपेसिटी होता है, ये आपके पास dq अपॉन dt के बराबर होता है, जहाँ पे आपका dq होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज, और जो आपका dt होता है वो यहाँ पे आपके पास होता है स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। राइट, अब आपके पास यहाँ पे जो हीट कैपेसिटी का यूनिट है वो आपके पास आ जाएगा या तो जूल पर केल्विन में या तो आपका कैलोरी पर केल्विन में, डिपेंडिंग अपॉन आप यहाँ पे जो आपका हीट है उसको यहाँ पे कौन से यूनिट में पुट कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये आपके पास होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। आपके पास 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस अवेलेबल है, अगर आप उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से इंक्रीज करना चाहते हो या फिर डिक्रीज करना चाहते हो, इस प्रोसेस में आपको जितना अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा या फिर रिलीज करना पड़ेगा, उसे आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। आप यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कह सकते हैं आपका हीट कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू निकालना है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस को सब्सटेंस के मास से डिवाइड कर देंगे। इसका एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा dq अपॉन mdt। राइट, और इसका जो आपके पास यूनिट्स होगा वो आपके पास हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन या फिर कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। राइट, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में। इसे आप यहाँ पे कह सकते हैं, ये आपके पास होता है हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर आपको यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी का एक्सप्रेशन ये कैसे मिलेगा आपको, ये आपके पास हो जाएगा आपका हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल। राइट, और इसका एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा dq अपॉन ndt के बराबर। इसका आपके पास यूनिट्स होगा जूल पर मोल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर मोल पर केल्विन। राइट, और जनरली हम यहाँ पे
हीट कैपेसिटी को दो स्पेशल कंडीशन पे मेजर करते हैं। एक आपका होता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, एक आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे आपका नॉर्मल हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एज सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एज सीवीएम एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एज सीवीएस। ऐसे ही कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे आपका आप कह सकते हैं नॉर्मल हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एज सीपी, आपका मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एज सीपीएम एंड आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे एज सीपीएस। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, हम कह सकते हैं आपका सॉलिड्स या लिक्विड्स में क्या होता है, आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट ऑल अदर जनरल कंडीशन, ये तीनों आपका बराबर होता है सॉलिड्स के लिए, लिक्विड्स के लिए। लेकिन जब हम गैसेस के लिए बात करते हैं तो आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट एनी जनरल कंडीशन, आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इन तीनों का अलग अलग वैल्यू रहता है। सॉलिड्स और लिक्विड्स में ये तीनों आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लेकिन गैसेस के लिए इन तीनों का वैल्यू डिफरेंट होता है। और हमेशा गैसेस में क्या होता है, जो आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसका वैल्यू ज्यादा होता है आपके मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपके पास मेयर्स रिलेशन होल्ड करता है कि जो आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है माइनस द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका वैल्यू आपके पास आर के बराबर होता है, जहाँ पे आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। और आपको समझ आना चाहिए, आपके पास एक टर्म होता है गामा, जिसे आप यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं या फिर आप इसे एडियाबैटिक कांस्टेंट बोलते हैं गैस का। ये आपके पास आपका सीपीएम और सीवीएम के रेशियो के बराबर होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया आपका हमेशा सीपीएम का वैल्यू सीवीएम से बड़ा होता है, इसका मतलब हमेशा आपका गामा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाले इक्वेशन और सेकंड वाले इक्वेशन का यूज करेंगे तो आप यहाँ पे सीवीएम एंड सीपीएम के वैल्यू को निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एंड गामा। तो आपके पास यहाँ पे सीवीएम का वैल्यू आ जाएगा आर अपॉन गामा -1 और सीपीएम का वैल्यू आपके पास आ जाएगा गामा आर अपॉन गामा -1। ये आपको पता होना चाहिए। आगे आपको पता होना चाहिए गैस के लिए जो आपके पास हीट कैपेसिटी होता है वो आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है, वो आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, राइट। बाकी देखिए, आप यहाँ पे अपने मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे आपके आइडियल गैस के लिए डिफरेंट सिचुएशन पे, ये हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट फ्लैश कार्ड वीडियो में, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इसे आप यहाँ पे यू से डिनोट करते हैं। ये आपके पास एक स्टेट फंक्शन होता है, साथ में आपके पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और ये होता क्या है, ये आपके पास होता है आपका सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। जब आप यहाँ पे सभी टाइप के मॉलिक्यूलर एनर्जी का सम ले लोगे, ये आपके पास इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। मतलब इसमें आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, साथ में इसमें आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, साथ में इसमें आपका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पे आपके जो भी बाकी मॉलिक्यूलर एनर्जी एग्जिस्ट करता है सब यहाँ पे हम अकाउंट में लेंगे, राइट। तो अगर आप यहाँ पे कोई सिस्टम के इंटरनल एनर्जी की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम प्लस समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। इन जनरल क्या होता है, जो आपका इंटरनल एनर्जी यू होता है, ये आपका फंक्शन होता है टेम्परेचर का और वॉल्यूम का। और आइडियल गैस के लिए क्या होता है ना, आइडियल गैस के लिए हम ऐसा कहते हैं कि आपका पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस काम नहीं कर रहा है। अगर आपका पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल्स का आपस में कोई भी टाइप का इंटरेक्शन नहीं है। उस पर्टिकुलर केस में आप कह सकते हैं जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा पार्टिकल्स का वो आपका 0 के बराबर होगा। और उस पर्टिकुलर केस में जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है आपके आइडियल गैस का, ये आपका केवल फंक्शन होता है टेम्परेचर का। आप यहाँ पे अपने इंटरनल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे केवल दो स्टेट्स के बीच में चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। आप अपने सिस्टम के टोटल एनर्जी को ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी आपके सिस्टम का, आपका पोटेंशियल एनर्जी आपके सिस्टम का, साथ में आपका इंटरनल एनर्जी आपके सिस्टम का। जो भी आपके पास थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन होता है उसमें हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि आपका सिस्टम रेस्ट पे है। अगर हमने सिस्टम को रेस्ट में कंसिडर कर लिया, आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का वैल्यू 0 हो जाएगा। साथ में हम यहाँ पे जो भी थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन करते हैं इसको हम परफॉर्म करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। अगर आपके पास एक्सटर्नल फील्ड का एब्सेंस है, आपका जो
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपका थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन के लिए आप कह सकते हैं जो आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा उसके लिए आपका टोटल एनर्जी हमेशा इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही बात करेंगे। आज के वीडियो में हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया। इससे आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, साथ में वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।